आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे केक्स की प्राइस क्या होती है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस पे कि मैंने केक का प्राइस कितना लिया या इस तरह के केक्स का कितना चार्ज करना चाहिए हमें। सो आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं प्राइस क्यों नहीं रिवील करती हूँ एंड इस पर्टिकुलर केक का मैंने कितना चार्ज किया। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। 4 kg का 2 tier केक हम बनाएंगे एंड अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो पहले मैं बताती हूँ आपको आज के केक के बारे में। तो ये जिन्होंने ऑर्डर दिया था ना केक, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझसे मुझे केक का ऑर्डर दिया था। उन्होंने पहले कभी मेरा केक टेस्ट नहीं किया था। उन्होंने बस सुना था कि मैं अच्छे केक्स बनाती हूँ और बिना मेरे केक्स टेस्ट किए ही उन्होंने 4 kg केक का ऑर्डर दे दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब कोई आप पे इतना ट्रस्ट करता है ना तो आप अपना 200% या 500% भी दे देते हो उस चीज़ पे। सो खैर उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि मुझे ना 4 kg का केक चाहिए। मेरी सिस्टर का 50th बर्थडे है तो ऑब्वियसली बहुत ही स्पेशल ओकेज़न था। तो जैसा कि मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ, क्लाइंट से पूछती हूँ कि केक का वेट क्या होना चाहिए, फ्लेवर्स क्या चाहिए, अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है तो आप बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था कि 3.5 से 4 किलो का केक हमें चाहिए, 2 tier केक चाहिए एंड फ्लेवर्स उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बता दीजिए आप क्या क्या फ्लेवर्स बना सकते हो। तो मैंने जो फ्लेवर्स उन्हें बताया था उसमें से उन्होंने कहा कि हमें बेल्जियन चॉकलेट एंड पाइनएप्पल चाहिए और डिज़ाइन के लिए उन्होंने 2 डिज़ाइंस मेरे साथ शेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि आप ना मुझे दोनों डिज़ाइंस की कॉस्ट भेज दो, मैं एक बार मतलब डिस्कस करके मेरी नीस के साथ आपको फ़ाइनल कर दूँगी। तो मैंने उन्हें दोनों डिज़ाइन के कॉस्ट्स भेजे और कॉस्ट भेजते टाइम ना मैंने बेल्जियन चॉकलेट के साथ साथ जो हमारा रेगुलर चॉकलेट का कॉस्ट होता है वो भी भेजा, क्योंकि बेल्जियन चॉकलेट का कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, ऑलमोस्ट हमारे कंपाउंड के कंपैरिजन में डबल हो जाता है। और साथ ही में ना उन्होंने जो 2 डिज़ाइंस मुझे भेजे थे, एक में फ्लावर्स लगे हुए थे एंड एक में मतलब वाइट एंड गोल्ड थीम था जिसमें राइस पेपर सेल्स लगे हुए थे। तो मैंने उन्हें ये भी कहा कि जो फ्लावर्स वाला डिज़ाइन है उसमें आप चाहो तो फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लग जाएंगे। और जो दूसरा डिज़ाइन है राइस पेपर सेल वाला, उसमें ना वो एडिबल गोल्डन फ्लेक्स लगे हुए थे। तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया था मैसेज में कि इस केक का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये वाले जो गोल्डन फ्लेक्स है ये थोड़े से महंगे आते हैं। तो फिर उन्होंने जब रिवर्ट किया, उन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया जो राइस पेपर सेल के साथ था एंड उन्होंने कहा कि हमें बेल्जियन चॉकलेट नहीं चाहिए, रेगुलर चॉकलेट चलेगा। बस ये नहीं होना चाहिए कि रेगुलर चॉकलेट मतलब बिटर नहीं होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि उस बात की आप टेंशन मत लो, क्योंकि चॉकलेट मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ्लेवर्स है। और ये वाला जो केक का प्राइस था ना, ये फ्लावर्स वाले केक के प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी 300-400 रुपये ज़्यादा था। तो यहाँ पे ना केक के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो ऊपर वाला टियर है पाइनएप्पल वाला, वो मैं पहले प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि वो फ्रेश क्रीम केक है और उसे सेट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं देना चाहती थी फ्रिज में। सो जब भी 3 kg या उससे बड़ा केक मुझे बनाना होता है मैं केक कार्ड का यूज़ करती हूँ। आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। तो यहाँ पे ना मैंने 6 इंचेस का केक कार्ड लिया है जिसको मैंने क्लिंग रैप कर दिया है और ये केक कार्ड आपको बहुत ईजिली किसी भी बेकरी मटेरियल शॉप में मिल जाएगा। मैं इसका एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अल्टीमेक्स करके एक वेबसाइट है, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो ऊपर वाला जो टियर है वो मैंने बनाया 1.5 kg में। तो यहाँ पे मैंने 6 इंचेस के टिन में ना हाइटन स्पॉन्ज बेक किया एंड उसको मैंने 5 लेयर्स में कट किया। सो उसके बाद मैंने इसको वाटर और जो हमारा क्रश होता है ना पाइनएप्पल क्रश, पानी में मैंने पाइनएप्पल क्रश मिक्स कर दिया था एंड उसी से मैंने लेयर्स की सोकिंग करी। उसके ऊपर मैंने फ्रेश क्रीम लगाया एंड जो पाइनएप्पल की फिलिंग आती है वो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं हमेशा केक्स में फिलिंग ही यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ क्रश के साथ कभी भी केक्स नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे लेयर्स को ना बिल्ड कर दिया एंड ये केक ना मुझे देना था दोपहर को
3 से 4 बजे के बीच में। सो क्लाइंट ने कहा था कि आप ना डिलीवर करवा देना, क्योंकि उनकी पार्टी जो थी वो एक फार्म हाउस में थी जो मेरे घर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा कि वैसे तो मैं ऊबर कैब से भेजती हूँ केक्स, लेकिन क्योंकि ये वाला केक थोड़ा सा बड़ा है तो ये मैं खुद डिलीवर करने आऊँगी, एंड ऑब्वियसली केक के साथ साथ जो भी एप्लीकेबल डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो लगेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने सुबह 9 बजे काम स्टार्ट कर दिया था, एंड इसीलिए मैंने पहले पाइनएप्पल केक के साथ स्टार्ट किया ताकि क्रीम वाला जो केक है उसको सेट होने में अच्छे से टाइम मिल जाए। चॉकलेट केक के साथ कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं होता है क्योंकि वो तो 1 घंटे में ही सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ना पाइनएप्पल केक के लिए सारे लेयर्स को बिल्ड कर दिया, एंड फिर केक को क्रम कोट करके मैंने उसको फ्रिज में रख दिया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब बारी है नीचे वाले टियर पे काम करने की, यानी चॉकलेट वाला टियर। तो मैंने यहाँ पे 12 इंचेस का ड्रम बोर्ड लिया है, एंड जो स्पॉन्ज मैंने बेक किया है वो मैंने 8 इंचेस के टिन में बेक किया है। 2 स्पॉन्जेस मैंने बेक किया था, और नीचे वाला टियर मेरा टोटल 2.5 kgs का बनना था। तो जैसा कि मैं हमेशा चॉकलेट केक के साथ करती हूँ, मैंने लेयर्स को कट करने के बाद सोकिंग किया है चॉकलेट सिरप से, एंड उसके बाद मैंने गनाश की एक अच्छी खासी लेयर लगा दी है। एंड गनाश जो मैंने यूज़ किया है वो 2:1 रेशियो का है, यानी 2 पार्ट्स चॉकलेट एंड 1 पार्ट क्रीम। उसके बाद फिर दूसरी लेयर रखी स्पॉन्ज की, फिर उससे सोकिंग किया, वापस से गनाश लगाया। तो इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया, और केक को ना मैंने गनाश से ही क्रम कोट किया क्योंकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल स्टर्डी रहना चाहिए। एंड गनाश से जब आप क्रम कोट करते हो ना तो केक आपका बिल्कुल हिलने का चांस नहीं रहता है। तो इसी तरह से सब सारे लेयर्स को बिल्ड करने के बाद मैंने केक को रख दिया फ्रिज में ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, एंड मैंने अराउंड 1.5 घंटा इसको रखा था फ्रिज में सेट होने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ केक की कॉस्टिंग के बारे में। तो मैं अपने प्राइसेस रिवील क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक का प्राइस जो है ना वो अलग रहता है। एंड ये बात जब मैं लोगों से कहती हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ लेकिन अगर आप बता दोगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा, लेकिन उस आइडिया का आप करोगे क्या। तो मैं आपको बताती हूँ वेरी ऑनेस्टली, मेरे केक्स की स्टार्टिंग प्राइस ना 1300 रुपये पर केजी है। अब मान लो कि आप जहाँ रहते हो या आप जो केक सेल करते हो वो आप 600 रुपये पर केजी सेल करते हो, तो मेरी केक की प्राइसिंग के साथ आप अपने केक की प्राइसिंग तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, तो कुछ फ़ायदा तो आपको होगा ही नहीं। क्योंकि देखो स्पेशली जब हम कस्टमाइज केक्स बनाते हैं ना तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है प्राइसिंग में। तो इसीलिए मैं अपने कॉस्ट शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे कस्टमाइज्ड केक्स ही रहते हैं, एंड हर एक केक का कॉस्ट अलग रहता है, हर एक इंडिविजुअल बेकर का कॉस्टिंग अलग रहता है। कुछ लोग प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं ताकि वो थोड़ा कम प्राइस में केक सेल कर सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग, एंड केक की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो एक लाइव सेशन में ही शेयर किया था, जो आपको मेरे यूट्यूब पेज पे मिल जाएगा, तो आप वो एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द केक नाउ, यहाँ पे मैंने केक को तो क्रम कोट करके रख दिया था फ्रिज में, केक सेट भी हो गया था। अब उसके बाद मुझे करनी थी इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग, ठीक है। सो फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्रीम में ना हल्का सा येलो कलर मिक्स किया, मतलब जैसा कि मैं करती हूँ ऑफ वाइट कलर अचीव करने के लिए। एंड क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया, उसके बाद मैंने पूरे केक को अच्छे से पहले क्रीम से कवर किया, और फिर स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ की मदद से मुझे इसे फिनिशिंग देनी थी। ना यहाँ पे मुझे फिनिशिंग पे बहुत ध्यान देना था, क्योंकि इस केक के ऊपर ना मतलब वैसा कोई डिज़ाइन नहीं था, मतलब कोम वाला डिज़ाइन या वेव वाला डिज़ाइन, बेसिकली एक स्मूथ फिनिशिंग वाला केक डिज़ाइन था ये। तो इसीलिए मैं बहुत ध्यान से काम कर रही थी, एंड बार बार मैं ये चीज़ देख रही थी कि मेरा केक जो है वो टॉप से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है केक के सेंटर में ना ज़्यादा क्रीम लग जाता है एंड फिर एक हल्का सा डोम शेप आ जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो जब आप ऊपर वाला टियर रखोगे अपने केक के ऊपर, तो आपका जो ऊपर वाला केक है उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, केक टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए टियर केक्स बनाते वक्त आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहला तो ये कि आपके जो लेयर्स है स्पॉन्ज के वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, उसके लिए थ्रेड से कट करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा।
एंड दूसरा जो आपके केक का टॉप है उसमें फिनिशिंग देते वक्त टॉप पार्ट बिल्कुल आपका फ्लैट एंड स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि यहाँ पे ना मैंने डावल्स यूज़ किया है। मैं पहले ये सोच रही थी नीचे वाले टियर को फाइनल फिनिशिंग देने के बाद अब मुझे यहाँ पे डावल्स लगाने थे। तो ये ना मैं बैम्बू स्टिक्स यूज़ करती हूँ जो मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा है, बहुत ईजिली आपको मिल जाता है और ये काफ़ी स्टर्डी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बैम्बू स्टिक्स इंसर्ट किया था और इस बार मैंने कोई मार्किंग नहीं किया, जस्ट मैंने अंदाजे से ही स्टिक्स को इंसर्ट कर दिया था। एंड इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि टियर केक्स में जब आप बैम्बू स्टिक इंसर्ट करोगे तो उस टियर के फाइनल फिनिशिंग के बाद ही आपको करना है, क्योंकि जो बैम्बू स्टिक्स है ना वो आपके ऊपर वाली क्रीम के लेवल तक आना चाहिए, बिल्कुल अंदर तक आपको घुसा नहीं देना है, क्योंकि यही डावल्स है जो आपके ऊपर वाले टियर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अगेन मैंने केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और इसी बीच क्या हुआ ना, क्लाइंट का मैसेज आ गया था कि हमें ना केक शाम को चाहिए बिटवीन 7 and 8 PM। तो पहले उन्होंने दोपहर के लिए कहा था, फिर बाद में उन्होंने मैसेज करके कहा कि आप केक शाम को ही ले आना। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे लिए अच्छा ही था क्योंकि केक को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब बारी थी ना ऊपर वाले टियर को इंसर्ट करने की, क्योंकि ऊपर वाले टियर को मैंने अभी तक कंप्लीट फिनिशिंग दिया नहीं था, ठीक है। तो अगेन मैंने सेंटर में एक बैम्बू स्टिक लगाया एंड यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा जो बैम्बू स्टिक है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो हल्का सा मैंने उसको हाथों से ही ऐसे मूव करके थोड़ा सीधा कर लिया था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले टियर पे भी बैम्बू स्टिक्स इंसर्ट किए, अराउंड 4 मैंने इंसर्ट किए थे ताकि हमारा ऊपर वाला टियर भी बिल्कुल स्टेबल रहे, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाला टियर मेरा फाइनल टियर है, इसके ऊपर कोई और टियर नहीं आने वाला था, मैंने क्रम कोटेड केक के ऊपर ही लगा दिए बैम्बू स्टिक्स, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे करनी थी फाइनल फिनिशिंग। क्योंकि मेरा जो ऊपर वाला एंड नीचे वाला टियर है दोनों का कलर सेम था, तो इसीलिए मैं इस तरह से फिनिशिंग करना प्रेफर करती हूँ। उससे क्या होता है, आपके केक का ना डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऊपर वाले टियर पे भी मैंने सेम ऑफ वाइट कलर की फ्रॉस्टिंग लगाई एंड अगेन पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर के मदद से ना उसको भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दिया। सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट था ना, जो एजेस आप देखोगे मैंने थोड़ा सा अनइवन रखा है उनको, वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर मैंने केक को अंदर रख दिया फ्रिज में ताकि वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे ना अराउंड शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्योंकि डे लाइट था और मैं डे लाइट में फ़ोटोज़ क्लिक करना प्रेफर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं केक का फाइनल डेकोरेशन करके क्लाइंट को भेज देती हूँ ताकि उनको भी टाइम मिल जाए केक को अच्छे से देखने का, एंड अगर उन्हें कुछ भी चेंजेस वगैरह चाहिए हो तो टाइम रहते ही वो मुझे बता दे। क्योंकि शाम के वक्त ना ऑब्वियसली ट्रैफिक के वजह से जो आधा घंटे का रास्ता था उसको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग जाता मुझे जाने में, तो मैंने सोचा कि पहले से ही मैं क्लाइंट के साथ ये शेयर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मैंने राइस पेपर सेल्स बनाए थे उनके ऊपर मैंने गोल्डन बॉर्डर डाल दिया, जो लस्टर डस्ट है उसमें इवेपोरेक्स मिक्स कर दिया था एंड उसी से ब्रश की मदद से मैंने सारे बॉर्डर्स बना दिए एंड थोड़ा बहुत लस्टर डस्ट ना मैंने राइस पेपर सेल्स के बीच बीच में भी डाल दिया। ना इनको बनाने का जो तरीका है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, आप लोग बाद में चेकआउट कर लेना, ठीक है। इस तरह से सारे सेल्स को प्रिपेयर करने के बाद अब मुझे इनको लगाना था केक के ऊपर, ठीक है। एक एक करके मैंने ये लगा दिया। फिर मैंने कुछ चॉकलेट बॉल्स बना के रखे थे, ये ऑब्वियसली वाइट चॉकलेट से मैंने बनाया था एंड जैसा कि डिज़ाइन में था कुछ वाइट थे कुछ गोल्डन थे, तो उसी तरह से मैंने बना दिया इनको। फिर जो बर्थडे गर्ल का नाम है वो मैंने फॉन्डेंट के ऊपर लिख के बोर्ड के ऊपर लगा दिया, जो हमारा केक बोर्ड है। और बिल्कुल जो हमारा ऊपर वाला टियर है ना, उसको मैंने जो ऊपर अनइवन सरफेस रखा था उसको भी मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट एंड इवेपोरेक्स की मदद से ना हल्का सा एक गोल्डन आउटलाइन जैसा दे दिया। एंड लास्टली जो हमारे गोल्डन फ्लेक्स है, ये एडिबल वाले फ्लेक्स है, वो भी मैंने लगा दिया केक के ऊपर,
जैसे फ़ोटो में था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करी थी यहाँ पे। और ये हमारा केक जो है, इसका ये फाइनल ओवरऑल लुक है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि केक आप लोग को कैसा लगा। सिंपल सा डिज़ाइन था, बहुत तामझाम वाला नहीं था, बट एक्चुअली देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड इस केक का जो प्राइस है विथ डिलीवरी मैंने चार्ज किया था ₹7000। ठीक है, तो एक चीज़ और आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपने कितना गेस किया होगा केक का प्राइस, और अगर आप लोग को ये केक बनाना होता तो आप लोग कितना चार्ज करते, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।